नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, क्या हाल चाल। ऑल वेल भाई। आज मैंने जगह बदल दी यार, वहाँ ठंड लगती है बड़ी, ये जगह थोड़ी सेट सी नहीं बैठ रही है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। एकदम बढ़िया हो, ठीक है। तो यार कल हमारा डिजीज वाला टॉपिक चल रहा था, ये रिप्रोडक्टिव वाला छोटा सा टॉपिक है, आधे पौने घंटे का, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हेडिंग ये डली हुई है तो मैंने कहा इसको खत्म कर देते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके सर जी, मेरे बहुत सारे डाउट हैं, एक डाउट सेशन ले लूंगा मैं, एक डाउट सेशन ले लूंगा, सारे डाउट जितने बच्चों के बायोलॉजी से रिलेटेड हैं उसी क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव 31 और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने डाउट संभाल के रखो। क्लास के एंड में मैंने रखी है सेशन, एक मिसलेनियस करके एक और सेशन रखा हुआ है, उसमें आराम से आप लोगों को डाउट ले लो, ठीक है जी। ओके, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आ गए सारे, स्टार्ट करें सेशन आज का। यहाँ कैमरा से फोकस नहीं कर रहा ना, फ्लक्स सा लग रहा है। ठीक है सर, आप अभी जागे हो, मैं भी, हाँ यार आज मैं लेट हो गया, आज मैं लेट हो गया थोड़ा, मैं जस्ट अभी आई थिंक 20 मिनट पहले जा रहा हूँ। आज मैं अलग दिख रहा हूँ क्योंकि कैमरा भी नहीं सही से फोकस कर रहा ना। ओके चलो, हमारा शेड्यूल आज का है एसएससी एग्जाम, देख लेते हैं एक बार। और मैं परसेंटेज पहले किया, ट्यूशन नहीं लगी आज, अलजेब्रा किया, टाइम नहीं लिखा, इंग्लिश टाइम नहीं, जीके टाइम नहीं, रीजनिंग टाइम नहीं, टाइम लिखना ज्यादा जरूरी है, टाइम लिखो, ओके ठीक है, ठीक है। ब्रश करके क्लास करो, अच्छा भाई मैं तो कर लिया, यही 2 काम किए बस। चलो शुरुआत करें भाई आज के सेशन की। जिस दिन मैं शेड्यूल बना देती हूँ उस दिन मैं पढ़ नहीं, देखो भाई ठीक है। क्या आवाज गूंज के आ रही है क्या यार, मुझे वापस से लोकेशन इसकी वहीं उसी जगह पे करनी पड़ेगी क्या। अरे ऐसा भी कुछ नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया तो ये तुम्हारी पुरानी सोच, जागो, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ध्यान से सुनना। चलो जी, सबसे पहले जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा चैप्टर है ही नहीं है, अरे यार तुम बहुत ही तेज बालक हो, लेकिन ये वैसा नहीं है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव का सिस्टम ओवरऑल है क्या। हमने कहा भाई बेसिक तरीके से 2 तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। हमेशा हम पूरी क्लास के अंदर यही पढ़ते आते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल कोई तरीका है, तो हम लोग 2 तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, एसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक मोड का रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर ना तो ऑफस्प्रिंग ना गैमेट इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। हमने क्या बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर ऑफस्प्रिंग और गैमेट्स, इसको ना समझ के चलो कि स्पर्म और ओवम वाला खेल समझ के चलो कि वो वाला खेल नहीं होगा जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल होगा और वो खुद ही रिप्रोड्यूस करने की ताकत रखता होगा, ठीक है। सिंगल इंडिविजुअल होगा और खुद ही रिप्रोड्यूस करने की ताकत रखेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे हमने क्या कर दिया, हमने टहनी ली, वहां से काटी, मिट्टी में दबा दी, ठीक है, कोई पार्ट है टूट गया, वापस से रीजनरेट करने की ताकत रखेगा। तो ये जो तरीका होता है जिसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल होगा और वो इतनी ताकत रखेगा कि अपना जैसा एक और प्रोड्यूस कर सके खुद ही, उसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। बात समझ में आई। तो एसेक्सुअल एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर ऑफस्प्रिंग विदाउट द इन्वॉल्विंग गैमेट्स, गैमेट्स मतलब स्पर्म या रिप्रोडक्टिव सेल, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। यहां पर सिंगल इंडिविजुअल के पास ताकत है कि वो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसा दिखने वाला एक और ऑप्शन जिसको हम क्लोन बोल सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, पार्थोजेनेसिस, ये सारे मेथड आगे आएंगे। फिलहाल एक बस बात समझनी है, एसेक्सुअल के अंदर सिंगल आदमी रहेगा, अपने जैसा प्रोड्यूस करने की ताकत रखेगा, दूसरे आदमी की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर फिजन, बडिंग, रीजनरेशन। एग्जाम्पल हम तुम्हें याद रखना हो, पेड़ लो, उसकी टहनी काट दो, बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं ना जो उसकी टहनी काटने से ही ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, रोज का, बिल्कुल सही। तो उन सब पौधों को हम एसेक्सुअल बोल सकते हैं, क्लियर। अब सबसे पहले हम बात करें बाइनरी के बारे में, ठीक है, कल वाला टॉपिक कल होगा,
क्योंकि आज छोटा टॉपिक है 30-40 मिनट का, फिर ये आधा आज छूटेगा आधा कल रहेगा, तो मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना बीच में रह जाएगा ना, इसीलिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक ये वाला है नहीं। अगर मैं इसको एंड में शुरू करूंगा तो फिर ये एंड वाला कल पे जाएगा, तो छोटा टॉपिक खत्म कर लेते हैं, डिजीज वाला कल कर लेंगे। सम एग्जांपल देखिए कौन कौन सा वाले बाइंड डिफिजन के। बाइंड डिफिजन क्या है? इन बैक्टीरिया सिंगल बैक्टीरियम जो होता है अपने आप को 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में तोड़ लेता है। हमने कहा बाइंड डिफिजन के अंदर एक बैक्टीरिया है, वो अपने आप को 2 इक्वल जो है आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर तोड़ देता है, उसके अंदर किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो खुद ही तोड़ रहे हैं, तो एसेक्सुअल है। बडिंग, बडिंग क्या हो गया? बडिंग इन ईस्ट, जब स्मॉल आउटग्रोथ होगा पेरेंट सेल का, एक्चुअली डिटैच कर जाएगा और आइडेंटिकल बना, सेम रोज वाला एग्जांपल याद रखो, ठीक है? अपने जैसा मिलने वाला एक डिटैच करेगा और वो ग्रो कर जाएगा। ईस्ट का एग्जांपल लिया है हमने, बैक्टीरिया ले लिया एग्जांपल बाइनरी में, बडिंग में एग्जांपल ले लिया ईस्ट में। अब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? कुछ इंसेक्ट और कुछ रेप्टाइल वेयर एन एग कैन डेवलप इनटू द एम्ब्रो विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म। कुछ छिपकलियों में और कुछ जानवरों में अंडे भी आते हैं और बिना किसी स्पर्म के डेवलप भी कर जाते हैं, ठीक है? उनको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। मतलब बेसिक सा फंडा ये है, एसेक्सुअल का मतलब है अकेला इंसान, ठीक है? अकेला इंसान, अकेला इंसान खुद सारे काम कर रहा है, उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो चाहे बडिंग के थ्रू हो, चाहे वो अंडे दे रहा हो लेकिन दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं, चाहे अपने आप को डॉटर सेल में प्रोड्यूस करे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं, या अपने जैसा दिखने वाला एक और प्रोड्यूस कर रहा हो और किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे अदर किसी इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं, अदर किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं, उसे एसेक्सुअल कहेंगे। सिंपल इजी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है, अब एसेक्सुअल अच्छे समझ गए, अब हमें सेक्सुअल भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। एसेक्सुअल सिंगल आदमी, सिंगल इंडिविजुअल अपने जैसा प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे फिजन हो, मुझे ना एग्जांपल सेट रखने हैं, फिजन, बडिंग, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, ये एग्जांपल पेपर में पूछता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर फ्यूजन होगा गैमीट्स का। अभी तक मैं क्या समझ रहा था कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल का फ्यूजन ना हो, ठीक है, मतलब वो इन्वॉल्व ना हो, वो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है? तो उसमें हम क्या याद रखेंगे? उसमें हम याद रखेंगे कि जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई, वो कैसे एग्जांपल होंगे? वो हमारे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? जिसके अंदर गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल की इन्वॉल्वमेंट हो गई और फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हो गई, जहां पे ऑफस्प्रिंग आ रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है, वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सिंपल सिंपल। पार्थेनोजेनेसिस क्या था? जहां पर कीड़े या कुछ रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, अंडे देते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनीबडी एल्स, ठीक है? मतलब वो खुद ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद ही अंडे दे रहे हैं और खुद ही ग्रो भी करवा रहे हैं, ऐसे वाला, ठीक है? एक एग्जांपल दिया बनाना ऑरेंज का, खुद ही के बीज ग्रो करके ऐसा काम चला रहे हैं, ऐसा, ठीक है? फ्रूट्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है? चल आगे चलें। तो हमने क्या बोला? हमने बोला सेक्सुअल के अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे और 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर फ्यूजन होगा गैमीट्स का और जहां पे फॉर्मेशन होगा जाइकोट का। हमेशा सेट रखना दिमाग में, जब भी मैं गैमीट वर्ड यूज करूं, जब भी मैं गैमीट वर्ड पूछूं, तो ये ध्यान रखना कि गैमीट का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल। इसको ना तुम इजी तौर पे कैसे ले सकते हो कि स्पर्म सेल हो गया और जब ये ओव्यूल में जाएगा, वहां के अंडों से टकराएगा, जाइकोट बनाएगा। तो गैमीट क्या है? एक रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है? जिस नहीं लिजर्ड नहीं, ठीक है? तो द फ्यूजन ऑफ गैमेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइकोट व्हिच इवेंचुअली डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। सेक्सुअल हमको समझ में आ गया है ना? हमें गैमेट्स चाहिए, हमें ऑफस्प्रिंग चाहिए, इसके बाद हमारा जाइकोट तैयार होगा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल ये, एक इंडिविजुअल ये, 2 इंडिविजुअल चाहिए, तब जाके तीसरा इंडिविजुअल तैयार हो रहा है। और इसके अंदर जो है हम अलग अलग तरह का फर्टिलाइजेशन देखते हैं, जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल और हर्माफ्रोडिटिज्म। अब समझिएगा इसको भाई। सेक्सुअल का सिंपल तरीका, एसेक्सुअल अकेला आदमी, गैमेट सेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं। सेक्सुअल का मतलब 2 आदमी, मतलब 2 इंडिविजुअल और इनके अंदर गैमेट की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक? अब इसके अदर एग्जाम, ऑफस्प्रिंग मींस क्या होता है भाई? ऑफस्प्रिंग मींस फीमेल का अंडा, ऐसे याद कर लो। गैमेट्स मतलब मेल का स्पर्म और ऑफस्प्रिंग मतलब फीमेल का वो एग, दोनों को फर्टिलाइज करवाना है और तब जाके जाइकोट क्रिएट हो रहा है, तब जाके जाइकोट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? अब देखो सम एग्जांपल समझते हैं। सम एग्जांपल क्या है? सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल और हर्माफ्रोडिटिज्म। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जैसे हमारी हो गई मछलियां, जैसे हो गए हमारे एम्फीबियन, ये क्या करते हैं? वेयर एग्स और स्पर्म आर रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड फर्टिलाइज आउटसाइड देयर बॉडी। ये क्या कहेंगे कि अंडे जो हैं वो बाहर रिलीज कर देंगे और वो बाहर ही ग्रो करेंगे और वहीं बाहर बच्चे आएंगे। समझ में आया कि स्पर्म गया, अंडे रिलीज हुए। जाइकोट मतलब बेबी समझो, जाइकोट मतलब वो फर्टिलाइज्ड एग, मतलब अगर हम बायोलॉजी की भाषा में बोले, वो फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइकोट बोलते हैं, ठीक है? जो अंडा था वो जब टकराया गैमीट से, टकराने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ, यानी वो अंडा जो है फर्टिलाइज हो गया, तो उसको हम जाइकोट बोल देते हैं। अब समझो, हमने कहा एक्सटर्नल में क्या हुआ? कह रहे यार स्पर्म आया, टकराया, एग बना और वो बाहर रिलीज कर दिया कि जा बेटा अंडे बाहर डाल दिए, तुम तैयार हो जाओ और जब बच्चे आएंगे तो देख लेंगे। बहुत सारे तुमने पशु पक्षियां देखे हैं जो अंडे देते हैं बाहर और अंडे बाहर ग्रो करते हैं और वहीं से फिर बच्चे निकल के आते हैं, सिंपल। अब इंटरनल क्या होता है? इंटरनल क्या होता है? जिसमें स्पर्म डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है और बॉडी के अंदर डेवलप होता है, ठीक है? हम भी तो इसी का एग्जांपल हो सकते हैं, हाँ या ना? हम क्या कहते हैं? बर्ड्स हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, कुछ रेप्टाइल्स हो गए, कुछ मछलियां होगी, जिसके अंदर स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा
फर्टिलाइजेशन अक्कर होगी और बॉडी के अंदर ही होगी। हमने कहा ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आई। ठीक है यार, कैल्शियम का होता है डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन जनरली कैल्शियम का हम देख लेते हैं इसको। आगे आ जाओ। हर्माफ्रोडिटिज्म, हर्माफ्रोडिटिज्म का मतलब क्या है? देखो यार, कोई इंडिविजुअल हमने ऐसे भी तो देखा है जो बाइसेक्सुअल हो, यानी जिसके पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, और उसके पास अंडे भी हैं और वो स्पर्म वाला रोल भी प्ले कर रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है, तो उसी तरह की रिप्रोडक्शन को हम हर्माफ्रोडिटिज्म बोलते हैं। हमने कहा सम एनिमल्स या सम इंडिविजुअल्स जो सिंगल हैं लेकिन उनके मेल फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो यूज करेगा फर्टिलाइज्ड एग करने के लिए, तो ये हमें याद रखना है। जैसे स्नेल और अर्थवर्म, इसका एग्जांपल सेट कर रखा। तो ये एसेक्सुअल हुआ ना यार, एसेक्सुअल के अंदर दोनों पार्ट तो नहीं होते, उसके अंदर गैमीट वाला पार्ट तो नहीं होता। दोबारा रिकॉल करो, हमने कहा एसेक्सुअल के अंदर गैमीट सेल नहीं होगा। हाँ यार, ये तो याद रहा, लेकिन इसके अंदर तो गैमीट सेल है। हाँ है, तो ये बाइसेक्सुअल है, वो एसेक्सुअल है। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल वो एसेक्सुअल है। गैमीट सेल होना रिक्वायर्ड है। अगर गैमीट सेल है, एग्स हैं, तो सेक्सुअल कैटेगरी में जाएगा। अगर इंडिविजुअल आदमी ऑफस्प्रिंग के थ्रू ही अपना आइडेंटिकल प्रोड्यूस कर रहा है, तो एसेक्सुअल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है। ठीक है, व्हाट इज एसेक्सुअल एंड व्हाट इज सेक्सुअल, व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज बाइनरी, ऐसा वाला। हाँ, दे डोंट नीड एनी पार्टनर। ठीक है, इनको पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अकेला सक्षम इंसान है कि भैया मैं देख लूंगा सारा कुछ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ठीक है, मेरा पूरा ध्यान जो है अपने काम पर है, क्योंकि मुझे दूसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, बहुत सारे ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ जो है सेक्सिस के लिए लड़ रहा है। ठीक है, एनिमल्स का भी यही रोल है जीवन में, उनके में भी यही है। ठीक है, उनके जीवन में भी यही है। ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन बहुत सारे जानवर जो है अपने आप को घायल कर रहे हैं, मार पिटा रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इंसान भी लड़ रहा है, बस इंसान में ये फर्क रहता है कि इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है। ठीक है सर, ये ए सेक्सुअल कैटेगरी में क्यों नहीं आया? ये इसको दोबारा सोचो। ए सेक्सुअल कैटेगरी मैंने एक चीज बोली थी, ए सेक्सुअल कैटेगरी वाला मैं रिपीट करता हूं। देखो, ए सेक्सुअल और हार्माफ्रोडिटिज्म में क्या अंतर है? यार, ए सेक्सुअल के पास ना गैमीट वाला सेल का प्रोडक्शन नहीं है। गैमीट सेल का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल या स्पर्म सेल, वो नहीं। और हार्माफ्रोडिटिज्म के बाद क्या है? इसके पास वो गैमीट सेल है, वो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसके पास एग्स हैं, तो इसके बाद तो दोनों पार्ट हो गए ना। उसके बाद सिंगल पार्ट था, इसके बाद दोनों पार्ट है। सिंगल पार्ट वाला अपना क्लोन प्रोड्यूस कर पा रहा है विदाउट द गैमीट सेल, विदाउट द रिप्रोडक्टिव सेल, विदाउट द स्पर्म, ऐसा प्रोड्यूस कर पा रहा है। और यहां पर ये कह रहा है मेरे पास दोनों है, प्रोसेस सेम है, लेकिन बॉडी एक है। मतलब मैं प्रोसेस सेम ही कर रहा हूं, जो दो इंडिविजुअल अलग अलग करते हैं, लेकिन मुझ में इतनी ताकत है कि मैं सिंगल ही सब कुछ हैंडल कर रहा हूं। मैं एग्स भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, इधर से गैमीट सेल भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, और एक थर्ड भी प्रोड्यूस कर पा रहा हूं। ठीक है भाई, ऐसे जानवर टाइप, जैसे छोटा सा जानवर टाइप होता है, वैसा एक एग्जांपल है ट्यूनिकेट्स। अगर गूगल सर्च कर लो तो मिल जाएगा, है ना। मैं रिपीट करूं दोबारा, मैं रिपीट करूं दोबारा सारा। देखो, हमने ये बोला, बड़ा आसान है यार। ए सेक्सुअल, सबसे पहले इजी तरीके से समझो। ए सेक्सुअल का मतलब बंदा है सिंगल, ठीक है, लेकिन वो खुद ही प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है। हमने कहा ठीक, लेकिन इसके पास क्या होगा? इसके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं होता। वो अपना आइडेंटिकल प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी गैमीट, विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव, विदाउट एनी स्पर्म। अपने जैसा दिखने वाला एक और प्रोड्यूस कर देगा। एग्जांपल बाइनरी फिजन, बर्डिंग है, पार्थोजेनेसिस है, ये वाला। ठीक है, इतनी बात समझ में, किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सेक्सुअल वाला है, तो इसमें दो चीज चाहिए, उसे मेल वाला पार्ट भी चाहिए, फीमेल वाला पार्ट भी चाहिए। वो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो प्रोड्यूस होगा तीसरा बंदा। एक्सटर्नल में क्या करेगा? वो रिप्रोड्यूस करके एग्स बाहर छोड़ देंगे, जाओ बेटा बड़े बन जाओ। इंटरनल में गैमीट सेल अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर डेवलप करेगा। हमने कहा एकदम ठीक। और हर्माफ्रोडिज्म का मतलब अगर समझे तो क्या समझेंगे? ठीक है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, उसके बाद मेल भी है, उसके बाद फीमेल भी है, और वो अंडे और गैमीट दोनों प्रोड्यूस कर रहा है एक ही बॉडी के अंदर। उसे किसी और बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके पास पार्ट दोनों है, मेल फीमेल वाले दोनों पार्ट है। यानी ये बाइसेक्सुअल है, वो ए सेक्सुअल पढ़ा था। बाइसेक्सुअल कंटेनिंग एवरी सेक्सेस, मतलब एवरी मतलब मेल फीमेल। ठीक है, ए सेक्सुअल सिंगल सेक्सेस, उसी से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई, चलो सर, आर ऑल एग्स बेयरिंग एनिमल्स कमेंट एक्सटर? नहीं यार, अभी तो पढ़ा था हमने लाला, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, ए सेक्सुअल का पार्ट भी होगा। बात समझे अब कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? भाई बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इतना क्या तुम परेशान हो रहे हो इसमें? हाँ जी, इजी से तो है ही। तो एक तुम अपनी लड़ाई कर लो, पहले खत्म कर लो एक दूसरे को। एड्रेस ले लो, पहुंच जाओ, तलवार लेके पहुंच जाओ, निपटा लो। कौन चुप होगा अब हम फैसला इसका जंग में करेंगे, ऐसा निपटा लो, खत्म कर लो, खत्म। एनिमल मूवी देख के आओ, बंदे लेके जाओ, बंदे सरदार होने चाहिए ना। ठीक है, हाँ घुस जाओ, घुस जाओ, खत्म कर दो, खत्म, छोड़ो नहीं। सर सवाल पूछने में बिल्कुल गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। लड़ना गलत है, सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मैं एक चीज, मैं वैसे एक चीज बोलता हूँ, बड़ा छोटा तो कोई इसमें कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। हम लोग दिल से तो बच्चे ही हैं सारे, हमारी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन हम बच्चे ही हैं अभी दिल से। अगर कोई एक उंगली करेगा तो चार उंगली हम भी करेंगे, ले, 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 है ना? तो हम लोग कोई यार एक चीज बताओ, वैसे मैं कहता हूँ मतलब तुम ना ऐसे सोचो कि हर एक बंदे का ना अपना सवाल पूछने का, देखने का तरीका अलग है। हो सकता है कि उसका जो सवाल तुम्हें बेकार लग रहा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना? ऐसा हो सकता है ना? जो तुम्हें लगा यार क्या बुद्धू सवाल पूछ लिया, उसको वही सवाल जानना हो यार, उसने शायद इसीलिए एडमिशन लिया हो कि मुझे इन्हीं सवालों का जवाब मिल जाए। ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो किसी के सवाल को हम लोग खुद डिसाइड नहीं करते, हो सकता है वो उसके लिए वैल्यू करता हो जो हमारे लिए। देखो एक चीज समझो, मैं ये कह रहा हूँ यार कि मैं किसी एक्टर को देखता हूँ, वो कहता है यार मेरे मर्सिडीज है यार, मैं खड़ी है मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन मेरे लिए मैं कहूँ यार मर्सिडीज की वैल्यू है, ठीक है? और कोई मान लो अभी कॉलेज में है कोई लड़का या स्कूल में, वो कहता है यार स्विफ्ट मिल जाए भाई, जिंदगी बन जाए, उसके लिए स्विफ्ट की वैल्यू है। तो वो कहेगा यार स्विफ्ट तेरे लिए फुद्दू क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछने का है क्या? तो मतलब हर एक के लिए ना अलग अलग है, कोई नैनो, कोई स्कूटर, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल, हर एक का अलग अलग है, हर एक का अलग अलग है। तो सबके लिए आप अपनी क्वेश्चन, आप अपना लेवल अलग अलग है, तो ऐसे परेशान मत हो आप, ठीक है? और जब मैं रोकता नहीं, तुम लड़ा मत करो, आप खुश रहा करो, खुश खुश रहा करो, ऐसे ज्यादा इंजॉयबल रहता है। सर उसमें यही बोला है कि आप एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्यों नहीं करा रहे, इतनी सी बात के लिए हो रहा है। अच्छा इतनी सी बात के लिए, अरे करवा दूंगा यार, तुम ये बात मुझे ही बोल दो ना बस, ठीक है? तो मुझे ही बोल दो सर वो वाला करवा दो बस, ठीक है? डाउट बॉक्स में कोई सजेशन, डाउट बॉक्स तो हेल्प खाली पड़ा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम मुझे बोल दिया करो, मैं तुम्हें मना करता हूँ क्या? हमेशा तुम्हें कहता हूँ तुम टीचर भी समझो, बड़ा भैया भी समझो, सारी बातें मैं समझता हूँ ना, तो बोल दिया करो, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। मैं वैसे बता रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन ये टॉपिक पढ़ाता था तो जो स्टूडेंट नहीं भी आते ना वो भी निकलाते, चल कला दो, चल हमारे कुछ डाउट है, ठीक है? हमारे कुछ डाउट है, वो डाउट लेके जरूर खड़े होते थे, ये वाले इस टॉपिक में तुम लड़ रहे हो, और वो तो ऑफलाइन बोलते सर, सर एक डाउट है मैं चलूँ क्या, मतलब उनका ये रहता था। और ऑनलाइन में तो आदमी को परेशान लिखे थे, सर ये कैसे होता अंदर सर ऐसा वाला, ठीक है? सबसे सर मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ सर, बच्चा कैसे होता है सर, मतलब ऐसे सवाल थे, ठीक है? ऐसे सवाल पूछते थे। तो आदमी इधर ऐसे रो होती थी ना, शुरू की चार पांच जो रो रहती थी वो लड़कियों की रहती, पीछे वाली रो एकदम, उस दिन तो खूंखार लड़के बन के आते थे, सर हम पूछेंगे सर हमारे डाउट है, पूरे पूरे बायोलॉजी में चुप, इस चैप्टर में तैयार, सर 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 एक चीज बताना सर, अगर ये स्पर्म किसी को हम दे दे तो उससे बच्चा हो जाएगा सर? मतलब ऐसे सवाल जो जिसका कोई कोई सर पैर नहीं, है ना? तो ऐसा भर भर के पूछते थे भाई, वो ऐसे बैठे हैं सर एक और डाउट है सर, सर एक और डाउट है सर, मतलब रैंडम, ठीक है? एकदम क्रिएटिव सवाल। प्रैक्टिस हमारा, मैं बोलता था वैसे कोई सर प्रैक्टिकल बता दो, तो मैंने कहा आ जाओ, एक तू आ जाए भाई, एक लोंडा ही आ जाओ, दोनों लोंडे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर एकदम चुप, अपन अपन नहीं शर्माते भाई, अपन तो एकदम खुले में, फिर उसके बाद बोलते नहीं थे, है ना? एकदम चुप होकर बैठ जाते थे। चलो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला है द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मतलब ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आदित्य मैं क्वेश्चन या डाउट सेशन में ले लूंगी, ठीक है? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस दिन आराम से। चलो द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये क्या है समझिएगा। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बेसिकली क्या है, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव को बोलूं कि एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके हिसाब से एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो करता है, क्या ये लाइन एकदम सही होगी कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है? बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड। क्या ये बात करना एकदम ठीक रहेगा कि रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके हिसाब से एक नया इंडिविजुअल ग्रो करता है, सही है? तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां पर अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग स्ट्रक्चर काम करते हैं एक दूसरे के साथ, प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल को, एज वेल एज फैसिलिटेट करते हैं फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी को। ये तो लंबा चौड़ा हो गया। इसका सीधा सा सवाल यही है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें शरीर के अलग अलग ऑर्गन काम करेंगे और क्या करेंगे, एक नया इंडिविजुअल ग्रोथ करेंगे, चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी और समथिंग एल्स एग्स वगैरह लेके। तो ये प्रोसेस है, हम लोग अभी ह्यूमन की बात करें तो इसलिए हम प्रेगनेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं रिप्रोडक्शन तरीके से एक बच्चे को जन्म देना, तो उसको हम बोलते हैं विविपोरस। लेकिन बर्थ के टाइम पर अगर अंडे दिए जाएं तो ओविपोरस होगा। हमने क्या बोला? अगर बर्थ के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ बर्थ, रिप्रोडक्शन के बाद बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? विविपोरस कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। वहीं अगर एग्स दिए जा रहे हैं तो उसको ओविपोरस कहेंगे। सही बात, ठीक है? वीवी और ओवी में क्या अंतर है? अब इधर आ जाओ। अब सबसे पहले आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझिएगा इसको।
अब एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। राम राम जी। देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 4-5 चीजें जो इनको ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है टेस्टिस, फिर आता है एपिडाइमेसिस, फिर आता है वास डेफर्मिस, फिर आता है सेमीवेस्कल, फिर आता है यूरेथ्रा। ठीक है, देखो जी, इसको किया जाता है जूम। अब समझिएगा जी। सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करें। बेसिकली टेस्टिस होता क्या है, इधर डायग्राम में देखो, ये हमारे टेस्टिस, ये लिखा हो ना, ये टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? आर प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद करता है। यानी पहला सवाल क्या है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म का प्रोड्यूशन, स्पर्म मतलब गैमीट सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, इसका प्रोडक्शन कौन करता है? तो हमने कहा टेस्टिस करता है। दूसरा, हार्मोन का रिलीजेशन टेस्टोस्टेरोन, वो भी यहीं से हो रहा है। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जहां से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। एक ऐसा हार्मोन जो हमारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने का काम करता है। पहला पॉइंट हमको समझ में आया। टेस्टिस क्या हो गया भाई? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और यही टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो एक मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। ठीक है, जैसे दाढ़ी आना, ये सेक्सुअल सेकंड कैरेक्टर में आएगा। ठीक, अब ध्यान रखना अगली चीज। नेक्स्ट आता है एपिडिडमाइसिस। ये क्या होता है? पहले इसको डायग्राम में देख लो, ये आपको दिखाई दे रही है सर, हल्का सा एक पॉइंट सा नजर आ रहा है जो लंबी सी पाइप से नजर आ रही है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको एपिडिमाइसिस बोलते हैं। एपिडिमाइसिस क्या है? एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो बैक ऑफ ईच टेस्टिस लोकेटेड होता है। यहाँ पे स्पर्म मैच्योर होने के बाद स्टोर होता है। यानी आप एक चीज देखो, टेस्टिस जो है स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते ही जो है हमारी बॉडी स्पर्म को रिलीज कर देती है। यहाँ पर क्या काम होता है सर? यहाँ पर स्टोरेज का काम होता है। जो भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। देखो, स्पर्म जब प्रोड्यूस होता है तो वो इमेच्योर होता है। एट अ सर्टेन पॉइंट स्पर्म जो है धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं और वो इस जगह पर पड़े रहते हैं। फिर एट द टाइम ऑफ इजैक्यूएशन यहां से वो स्पर्म उठेगा और रिलीज हो जाएगा। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट आता है हमारा वास डेफर्नस। वास डेफर्नस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो ट्रांसपोर्ट करता है मैच्योर स्पर्म को फ्रॉम एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा। इधर आ जाओ, हमें कहां दिखाई दे रही है? ये रहा। ये ट्यूब क्या करेगी? ध्यान से देखो, ये टेस्टिस है, इसके बैक साइड में एपिडर्मिस है, और यहाँ पे एक ट्यूब जा रही है, एक मस्कुलर सी ट्यूब है, जिस ट्यूब का बेसिक काम क्या होगा कि जो भी स्पर्म यहाँ पे स्टोर हुआ है एट द टाइम ऑफ इजैक्यूएशन वो यहाँ से उठेगी, और वो कहां तक जा रही है सर? हमारे कहां तक जाएगी? वो यूरेथ्रा तक जाएगी, इजैक्यूएशन पॉइंट तक जाएगी। वास डिफर्निस है। कौन से? वास डिफर्निस है। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहला हमने देखा टेस्टिस एक, जिसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना। पार्ट देखा दो, जो स्टोर करके रखेगा स्पर्म को। पार्ट देखा तीन, वास डिफर्निस, जो लेके जाएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसको हम बल्बोयूथरल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो सिक्रीट करता है फ्लूइड और मिक्स करता है स्पर्म के साथ टू फॉर्म सीमेन। इधर आ जाओ, हमने क्या बोला? हमने बोला स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। हमने कहा ठीक, टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे स्टोर हुआ। एट द टाइम ऑफ इजैक्यूएशन यहां से एक मस्कुलर ट्यूब जो है जिसका नाम है वास डिफर्निस, उसको लेके जाएगी। लेके जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। कैसा है प्रोस्टेट ग्लैंड? ये ग्लैंड क्या करेगा? जो ये स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है ना, इसमें डालेगा एक मिक्सर जो इसको बनाएगा चिपचिपा। ठीक है, क्या बनाएगा? इसको स्टिकी बना देगा, ताकि ये आगे अच्छे से मूव कर पाए, ज्यादा मूवमेंट कर पाए और रिटेन रह पाए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यूरेथ्रा। एक ट्यूब है जो कैरी करती है सीमेन को एंड यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी टू द पीनस। ये कह रहे हैं भाई यूरेथ्रा क्या हो गई? भाई यूरेथ्रा जनरली यहाँ पे एक पाइप है जो हमारे यूरिन और सीमेन को रिलीज करने में, स्पर्म को रिलीज करने में मदद करती है। तो बेसिक बेसिक हमने पॉइंट क्या पढ़ा? हमने कहा भाई जनरली जो स्पर्म होती है 15 से लेकर 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी। एक तो ये, ठीक है, इसको 150 करो, 150 से 200 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है। जो ये वाला टेस्टिस वाला एरिया है ना, ये एक थैली टाइप स्ट्रक्चर में रहता है। इस थैली टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना, ये स्क्रोटम जो है अब स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सीमन क्या होता है? प्रोटीन मिक्सचर टाइप रहता है जो हमारे स्पर्म में जाके मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारा स्पर्म के अंदर सारे मिक्सचर मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम सीमेन के रूप में लेते हैं, या जनरली हम टर्म जो यूज करते हैं वो स्पर्म यूज करते हैं कि स्पर्म होता है, लेकिन वो पूरा जो मिक्सचर है उसको हम सीमेन बोल देते हैं। अब देखो हमने स्क्रोटम क्या बोला? हमने कहा स्क्रोटम जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है या थैली टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, पूरे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, कितने दिन में? भाई जनरल प्रोडक्शन एक दिन का ही रहता है, बाकी डिपेंडिंग ओवर यूज से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, ये मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर लगभग 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। किसका? स्क्रोटम का। जनरली टेम्परेचर कम रहता है। अब ये कहते हैं टेम्परेचर कम क्यों है? देखो, एक तो ह्यूमन एज अ मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से ऐसा लगता है थोड़ा अलग है। तो वो अलग क्यों रहता है? क्योंकि इसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। क्यों कम चाहिए होगा? क्योंकि इतना टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर बताते हैं फॉर द स्पर्म जो है प्रोड्यूस होगा। देखो, जब आज के टाइम में हाईटेक जमाना आ गया तो क्या करते हैं ये लोग? स्पर्म को स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए भी ना इनको जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो इतना ही सेट करके रखते हैं।
ताकि वो क्या है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में मेंटेन रहे। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्क्रोटम का लेवल कम क्यों है। यार हीट में स्पर्म काउंट और स्पर्म जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो आपने एक चीज और देखी होगी, एक बार मैं कोई ऐसी केस स्टडी करा था, तो उसमें एक व्यक्ति था जिसका ओवर एक्सपोजर था हीट का। ठीक है, ओवर एक्सपोजर था हीट का, और बेसिकली जो बॉडी का लोअर पार्ट है ना, वहां पर ओवर एक्सपोजर हीट का रहता था। वो डेली इस जगह काम करता था, जिसके कारण उसके जो स्पर्म काउंट है ना वो कम हो गए थे। ठीक है, ड्यू टू ओवर एक्सपोजर ऑफ हीट, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो ऐसे वाले केस के अंदर भी स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने टेस्टिस देखा। टेस्टिस ये हो गया जो स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन। एपिडर्मिस देखा जो स्टोर करके रखेगा। उसके बाद वास डिफर्मिस जो लेके जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके अंदर मिक्स करेगा, और बाकी यूरेथ्रा जो उसको पास करेगा। ठीक है, ये क्या रखा भाई, लप्पी पेट पे रखकर नहीं चलना चाहिए। लप्पी क्या भाई, ये लप्पी क्या, ये लप्पी तो नहीं समझ में आ रहा। लैप तो अच्छा लैप, अरे भैया रे, ओ भाई कोई नहीं, कर लो कर लो काम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है, इतना भी नहीं है। तुम आग थोड़ी लेकर बैठे हो। और खुद सोचो, पेट पे रखने से तुम्हारे टेस्टिस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो जनरली वो पेट पे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि थाई पर रख के नहीं काम करना चाहिए, पेट पे नहीं कहते। पेट पे रख के कर लो, पेट में तो वैसे तुम्हारा एसिड बढ़ा है, कोई खत्म नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। घबराओ मत, तो कर लिया करो काम। ठीक है, कर लिया करो, वैसे घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, यार यूरेथ्रा कौन सी होती है, हमने पढ़ा यूरिन ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा लगी होती है, जहां से यूरिन पास होता है, बस उसी के पास हमें स्पर्म पास होता नजर आता है। हाँ, लैब पर बोलते हैं। ठीक है, जो काऊ के अंदर डॉक्टर जो स्पर्म डालते हैं, उस बोतल से धुआं निकलता क्यों है भाई, ये तो नहीं पता यार, धुआं क्यों निकलता है। ठीक है, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने नॉर्मल स्पर्म इजैकुलेशन तो देखा है, लेकिन ये धुआं वाला नहीं देखा है। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म इजैकुलेशन तो देखा है मैंने। ठीक है, आई थिंक कुछ नई टेक्निक आ गई हो तो पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अब थोड़ा और पढ़िएगा सर डिटेल में। देखो, उन्होंने बताया नाइट्रोजन है। यार नाइट्रोजन में भी शायद उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए डालते होंगे, है ना। आपने देखा होगा जनरल शादियों में नाइट्रोजन के साथ में डालते रहते हैं ना, कि धुआं धुआं हो जाए, धुआं धुआं हो जाए, तो वैसा वाला। तो मे भी शायद टेम्परेचर डाउन करने के लिए रखते होंगे, कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे चला जाए। हाँ, ऐसा कुछ रखते हैं कि डाउन डाउन रखने के लिए, कि ओवर एक्सपोजर ना हो हीट का, तो उसके लिए। क्या पिछला समझ नहीं है क्या, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसल कहाँ पे था भाई, देखो कहाँ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये नजर आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी को हमने बुल्बोइट्रल ग्लैंड बोल दिया था। इस ग्लैंड के अंदर हमारे फ्लूइड होते हैं जो मिक्स होते हैं हमारे स्पर्म के साथ, जो सीमन बनाते हैं। बेसिक जो हमारा स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना सर, वो लिक्विड मटेरियल ज्यादा होता है, लिक्विड मटेरियल ज्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, वो लोग ना मतलब हमारी बॉडी जो है मिक्सर डाल देते हैं, चिपचिपा मटेरियल, स्टिकी मटेरियल। तो जो स्टिकी मटेरियल रहता है ना, जब उसे रिलीज किया जाता है, इजैक्यूएट किया जाता है, तो वैसा नहीं होगा कि एकदम फ्लो करके आउट निकल जाएगा। उसके बाद रिटेन करने की ज्यादा ताकत रहेगी, चिपकने की ताकत रहेगी, इसीलिए वो ग्लैंड जो है उसके अंदर मिक्सर डालता है, वो ऐसा है। यूरेथ्रा क्या हो गया यार, इजैक्यूएशन के लिए काम करता है ना। ठीक है सर, इसका और बियर्ड का क्या कनेक्शन है यार। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं ना, आवाज भारी करना, दाढ़ी आना, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स आना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में माने जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में माने जाते हैं। ये ऐसा, हाँ, प्यूबर्टी इसको समझ सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ सकते हैं। हाँ, ये हार्मोनल जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, ये हार्मोनल है, स्पर्म हार्मोनल नहीं है। ठीक है, ये लिक्विड है। चलो जी, अब थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। इधर देखो जी, हमने ये बोला, अब ऐसा है ना यार, जो ये हार्मोनल लोचा है जनरली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही कंट्रोल करता है, लेकिन कहां से निकलता है, ये लोकेशन। ठीक है, इधर हमने कहा टेस्टिस या टेस्टिकल्स, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, हमने कहा ठीक। स्पर्म प्रोड्यूस करें, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, हमने कहा सही। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमने कहा ओके। ये स्क्रोटम में लोकेट, अभी मैंने कहा था ना, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है या थेरेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड द बॉडी रहता है, और ये असेंशियल रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हमने कहा ओके। आ गया। जो टेस्टिस है वो ओवल शेप के ग्लैंड है, ओवल शेप के ग्लैंड है, जो मेजर करते हैं लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर विड्थ। ये कोई नहीं पूछेगा भाई कितनी लंबाई, कोई मतलब नहीं है। ये आर कवर्ड बाय, अब ध्यान से सुनना, जो हमारा टेस्टिस होता है कवर्ड बाय टफ फाइब्रस कैप्सूल, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। इधर आ जाओ सर, ये तुम्हारा सिंगल टेस्टिस है। ठीक है, इसके अंदर एक फाइब्रस मस्कुलर पार्ट है जिसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिका बोला हमने। ठीक है, इधर आइएगा। विच सराउंड द एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वो क्या करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा ना उसको मेंटेन करने का काम करेगा। ओवल शेप, अंडाकार शेप यार, ओवल मतलब अंडाकार शेप। ठीक है, अब आ गया। टेस्टिस जो है आर कंपोज ऑफ सेवरल लेयर, बहुत सारी लेयर होती है, जिसके अंदर सेमीफेनस ट्यूब्यूल्स हमने देख लिया, ये दिखाई दे रहा है, एक बार डायग्राम में देख लो, ये अंदर लेयर दिखाई दे रही है, सब कनेक्टेड सी है, ये देखो, ये अंदर अंदर इनके ऊपर एक लेयर पड़ी थी ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। ठीक है,
ये किसका पिक है? यार टेस्टिस का पिक है भाई, टेस्टिस का पिक है। अभी हमने पढ़ा ना टेस्टिस या टेस्टिकल्स, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। हमने कहा टेस्टिस के बाहर जो एक लेयर है उसको हमने ट्यूनिका एल्ब्यूमिनिया बोल दिया, अंदर एक पतली पतली सी ट्यूब्यूल्स लगी हुई है जिसको सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स बोल दिया। ठीक है, आ गया, ये रहा सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स है जो इंटरस्टाइनल सेल्स या इसी सेल्स को हम लेडिक सेल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था एक बार पीसीएस में कि ये लेडिक सेल कहाँ मिलते हैं, बस इतना पूछा गया था। लेडिक सेल जो है कहाँ मिलते हैं? टेस्टिस में मिलते हैं। ठीक है, अब ये सेमी फेरस जो है ये क्या करते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन मदद करते हैं। ये अंदर छोटे ट्यूब है ना, ये स्पर्म प्रोडक्शन मदद करेंगे, वाइल जो इंटेस्टाइनल सेल होते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा ठीक, इतनी बात हमको थोड़ी समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे आते हैं। जो प्रोसेस होगा स्पर्म प्रोडक्शन का, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या करेंगे? सेमी फेरस ट्यूब्यूल से बनेगा और उसके बाद प्यूबर्टी बिगना शुरू हो जाता है और मैन की लाइफ में लगभग थ्रू आउट ही रहता है। जनरली महिलाओं के अंदर एग बनने का एक सर्टेन टाइम रहता है, लेकिन मेल में जो कहते हैं कि थ्रू आउट चलता रहता है, बस बहुत ज्यादा जब एज हो तब जाके कहीं स्टॉप लगता है, अदरवाइज स्टॉप नहीं होता और हो भी जाता नहीं होता है, मिक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम दोबारा डायग्राम को देखें। मैंने बोला, देखो हमने ये बोला था कि हमारे पास अलग अलग तरह की बॉडी है। सबसे पहले मैंने एक वर्ड पढ़ा था एपिडेमिस, ऐसे कुछ पढ़ा था, ऐसे कुछ पढ़ा था। इसका काम क्या था यार? एपिडेमिसिस का इसका काम क्या था? एक बार काम बताना मुझे। स्टोर करना। क्या था भाई? तुम्हारे ऊपर से जा रहा है क्या? हाँ जी, तुम्हारे ऊपर से जा रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या बोला, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है एक टेस्टिस का है। हमने कहा टेस्टिस की जो बाहर लेयर होती है, जो बाहर लेयर होती है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया बोला हमने, एक पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बोला, टेस्टिस के अंदर ना छोटे 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 ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? इन ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन करने का। तो सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पर्म बन रहा है। स्पर्म बनने के बाद वो यहाँ पे स्टोर हो रहा था। हाँ सर, स्टोर तो हो रहा था, इसे बोलते हैं हेड ऑफ एपिडेमिसिस। ये स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद ये पूरा स्टोरेज हाउस है, ये पूरा स्टोरेज हाउस है। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो वास डिफर्मिस एक मस्कुलर ट्यूब थी, जो बना हुआ मैच्योर स्पर्म था, इसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा। यही तो स्ट्रक्चर में पढ़ा, यही तो स्ट्रक्चर में पढ़ा। ठीक है, ये कैरी कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है, ये फॉर्म कर रही है कौन? सेमी फेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, आउटर लेयर। ठीक, थोड़ा थोड़ा आगे चलें, इधर आओ। हमने क्या बोला, जो प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन के अंदर, रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी। हमने क्यों बोला कि जो भी प्रोडक्शन होगा टेस्टोस्टेरोन का, प्यूबर्टी क्या होती है? एट अ सर्टेन एज पॉइंट, जब जिसको बोलते हैं कि मैच्योरिटी आ गई, जब आपके सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने लगे, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, विच रिलीज हार्मोन दैट स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी अफेक्टेड वेरियस पार्ट्स एज एज, डाइट, एक्सरसाइज, सर्टेन मेडिकल कंडीशन। आ जाओ दोबारा से। हमने क्या बोला जी? हमने ये बोला यार, वैसे मैं बताऊं, आज की डेट में प्यूबर्टी आना और जाना बहुत वेरी कर रहा है, बहुत वेरी कर रहा है। ठीक है, इधर देखो, हमने क्या बोला, अब एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूं पूरा, तो आप समझ जाओगे एक एक चीज। सबसे पहला चीज मैंने ये बोला था, इधर आओ, पहली लाइन के ऊपर, ये वाला पार्ट। सबसे पहले हमने ये समझा था कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हमें दिखाई दिया था टेस्टिस। हमने कहा ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। हमने कहा सही। एपिडर्मिस या एपिडाइमिस इसको स्टोर करके रखेगा। हमने कहा सही। हमने कहा इसको अगर लेके जाना है तो वास डिफर्मिस लेके जाएगा। हमने कहा ले जाओ। प्रोस्टेट ग्लैंड इसके अंदर डालेगा फ्लूइड, जिसके बाद सीमन बन जाएगा। हमने कहा डन। यूरेथ्रा जो है इसको इजैक्यूलेट करवाएगा। हमने कहा ओके, आ गया इधर। अब हमने टेस्टिस का सिंगल स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा टेस्टिस जो है एक स्क्रोटम में बंद रहता है, जिसका पूरा बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है। हमने कहा सही। इसके एक आउटर लेयर है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया। हमने कहा ओके। इसके अंदर सेमीफेरस ट्यूब्स लगी रहती है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस और थैलेमस का, पिट्यूटरी का है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, एपिडाइमिसिस यहां से लेकर यहां तक स्टोर करता है जो मैच्योर स्पर्म बना है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो वास डिफर्मिस को लेके जाता है कहां तक? आगे प्रोस्टेट ग्लैंड तक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था। और थोड़ा आ गया, अगर मैं ये कहूं कि मुझे स्पर्म प्रोड्यूस करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आगे आएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी देखेगा और मैच्योरिटी आने के बाद, प्यूबर्टी आने के बाद देयर आर सर्टेन फैक्टर जिसके हिसाब से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये अलग अलग रहता है, किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, किसी की लेवल कम रहता है, वो अलग अलग फैक्टर है। लेकिन जनरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो इससे हमारा सेक्सुअल कैरेक्टर डिटेल जो है डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताओ यार, मेल में फीमेल में होता है लेकिन जो उसकी क्वांटिटी कम होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल फीमेल को एक प्रॉब्लम होने लगी है कि उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगी है, हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगी है। ठीक है, तो हेयर ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से क्या है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है। होता दोनों में है। ठीक है, लेकिन वहां पे हमारे यहाँ पे मेल के अंदर वो ज्यादा होता है और वहां पे कम होता है। ठीक है, वो वाला सीन है। और बाकी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई फीमेल जो है जिम में जाती है वो ज्यादा मस्कुलर से दिखने लगती है।
आवाज मोटी हो जाती है, थोड़ा ऐसा मेल टाइप के फीचर्स आने लगते हैं, तो उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक है, वैसा वाला कुछ सीन रहता है। हाँ, मर्दाना बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, हाफ मर्द अभी जो भी है, ठीक है। डोली बिंद्रा तो नहीं है यार, डोली बिंद्रा तो जिम वाली नहीं है। ठीक है, अब इधर सुनो, हम ये कहते हैं कि पहली बात, जब मैंने वर्ड बोला ना सीमन, स्पर्म, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो बेसिकली सीमन होता क्या, देखो, सीमन के अंदर एक तो तुम्हारा स्पर्म होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज क्या एनर्जी है, फ्रक्टोज क्या एनर्जी है। और तीसरा क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा सीमन हो गया। ये क्या हो गया, सीमन हो गया। ये सिट्रिक एसिड जनरली जैसे लेमन वगैरह में होता है, वो वाला एसिड हो गया। ये क्या हो गया, ये स्वीटनेस के लिए हो गया। और ये सब सारे मिलते हैं ना, तब जाके हमारा सीमन बोला जाता है। स्पर्म निकला, स्पर्म निकला, प्रोस्टेट ग्लैंड से मिक्सचर ऐड हुआ, और तीनों जाके मिलके फिर हमारा स्पर्म, ये सीमन बन गया। ठीक है, इतनी सी बात बोलो समझ में आई। यानी अगर मैं ये बोलूं कि टेस्टिस के बारे में अगर मुझे बात करनी है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि टेस्टिस जो है स्क्रोटम में प्रोड्यूस होता है। स्क्रोटम में क्या होता है, ओवल इसका आकार होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन ये दो चीज प्रोड्यूस करते हैं। इसी के अंदर मैंने एक पढ़ा था लेडिक सेल, या थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लेडिक सेल टेस्टिस के अंदर होते हैं, और इसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। बोलो जी, हल्की सी बात मुझे समझ में आ गई, हाँ के ना। अब थोड़ा और समझेगा यार, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि नसबंदी करवाना से कुछ पढ़ा है क्या, ऐसा सुना है ना कि ज्यादा अगर ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ दिखती है तो जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, कहते बेटा नसबंदी करवा लो, वैसिक्टोमी करवा लो, है ना। हिंदी वाला ज्यादा इजी रहेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि मेल वैसिक्टोमी करवाना है किसी को, तो क्या करते होंगे, क्या करते होंगे। ठीक है, उनसे बोलते हो भैया ऐसे ऐसा करना है, तो वो क्या करेंगे। देखो यार, सीधी सी बात है, एक सड़क गांव से शहर को जोड़ती है, बीच में क्या है, नदी है, उसके ऊपर से कनेक्टिंग है, पुल तोड़ दो, धड़ाक, पुल तोड़ दो, तो अब कोई आदमी जो है वो गांव से शहर नहीं जाएगा, गांव से शहर नहीं जाएगा। तो यहां पर कट कर दिया जाता है वास डेफरनेस का, इसको काटना। ठीक है, बस हो गया, क्योंकि यहां पर स्टोर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन ले जाओगे कैसे, काट दिया, चलो छुट्टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम समझते हैं व्हाट इज स्पर्म। अब आएगा नीट की तैयारी का मजा है, अब बने तुम नीट के कैंडिडेट। ठीक है, अब स्पर्म को समझते हैं। देखो जी, मैं तो कह रहा हूं बाएं पढ़ते 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 ऐसा लगने लगा इस बार तुम नीट दे ही दोगे कि चलो यार नीट की तैयारी कर ही लेते हैं। अब आता है स्पर्म। स्पर्म जो है मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। हमने कहा ठीक है, यही तो काम है सारा। स्पर्म जो है प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, हमने कहा ठीक, और रिलीज करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। भाई ये भी समझ में आ गया ना। हमने कहा स्पर्म भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा। स्पर्म जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, ये भी समझ में आ गया। और ऐसा तो नहीं है कि आदमी ऐसा रैंडमली इनवॉलेंट्री तरीके से इजैकुलेशन हो, नहीं, वॉलेंट्री तरीके इजैकुलेट करने की कोशिश करता है तो इजैकुलेशन हो गया, निकालना मतलब बेसिकली। अब ये क्या होता है, इसके बाद एक हेड होता है, एक मिड पीस होता है, एक टेल होता है। सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये देखो, एक हेड होता है जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक मिड वाला पार्ट होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी होती है, और एक टेल वाला पार्ट जो दौड़ाने का काम करता है। ठीक है, हमने क्या बोला, एक स्पर्म जो होता है उसके बाद एक हेड होगा जो न्यूक्लियस कंटेन करके भाग रहा है। जब स्पर्म भागता है तो पहला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसी को फर्टिलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद मिडिल वाला पार्ट क्या हो गया, मिडिल वाला पार्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी भी तो चाहिए, मूवमेंट के लिए एनर्जी, और जितना तेजी से मूव करेगा उतनी पूंछ, उसको हम टेल कह देंगे। ठीक है, इधर आओ। तो हमने क्या बोला, हेड होता है, मिड पीस होता है, टेल होता है, जो एक दूसरे का काम करते हैं और प्रोपाइल करते हैं, पुश करते हैं, ताकि स्पर्म जो है वो अंडे तक पहुंचे। फर्टिलाइजेशन के लिए अंडे तक पहुंचना तो जरूरी है। अब हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो भी जीन्स होते हैं वो हेड के अंदर, क्योंकि हेड ही जाके टकराएगा। ठीक है, जो इंक्लूड करेगा भाई डीएनए का मटेरियल। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल क्या है, नहीं यार ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है इसका। ठीक है, हमने क्या बोला, हेड जो है जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह सब कैरी करेगा, जीन्स कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन जो भी है, डेवलपमेंट जो भी है ऑर्गेनिज्म का, इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हेड के अंदर सारा मटेरियल, मतलब जो चीज टकराएगी फर्टिलाइज करेगी, उसके अंदर सारा मटेरियल है। हेड इज कवर्ड बाय एक्रोसोम्स, एक कैप होती है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जो एंजाइम कंटेन करके रखता है ताकि वो अंडे के अंदर उतर सके। अब ऐसा तो नहीं अंडा पड़ा है एक टकराटा है, जाऊंगा कैसे भाई, जाऊंगा कैसे, तो इसके ऊपर एक सेल होता है, एक एंजाइम होता है, जो एग की उस लेयर को तोड़ के अंदर एंट्री करवाएगा, उसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। बोलो जी, बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ। तो ये मिड पीस का काम क्या होता है, मिड पीस का काम ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। एनर्जी किसके लिए भाई, भागेगा कैसे, ये मोटर लगी, मोटर जैसे हम रॉकेट ऊपर छोड़ते हैं, वो सेल लगे होते हैं ना पीछे, फ्यूल डला होता है उनमें, ये फ्यूल है उसका। ठीक है, टेल क्या करेगा, फ्लैगिलम की तरह काम करेगा। फ्लैगिलम मतलब मूवमेंट, 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 दौड़ना है भाई, तेरे को खूब दौड़ना है, तो फ्लैगिलम दौड़ेगा, तभी ये प्रोपेल करके अंडे तक पहुंचेगा। अब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो स्पर्मेटोजेनेसिस हमने देख लिया था, और एक कंटिन्यू प्रोसेस प्यूबर्टी तक, और कंटिन्यू रहता है जब तक आदमी जिंदा है ना, आदमी आदमी रहता है वैसा वाला, तो ऐसा वाला। दोबारा पढ़ते हैं। हमने कहा स्पर्म जो है 3 पार्ट से मिलकर बना है।
हेड, मिड और टेल। हेड वाले पार्ट के अंदर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस है, सब कुछ इसके अंदर है। जो मेन खजाना है वो उसी के अंदर जा रहा है। ऐसे गाड़ी चल रही है, चलने दो। पीछे इंजन लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है सर, तो कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया पुश कर रहा है, रेस दे रहा है, चल बेटा दौड़ता रहा। जब गाड़ी अपने अंडे तक पहुंची तो टकरा के वापस, अरे क्यों नहीं जा रही? एंजाइम कौन सा? एक्रोसोम कराएगा एंट्री, चलो अंडे के अंदर एंट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद जो होता है टेल क्या करता है? हटो, रास्ता दो, ठीक है। तो वो रास्ते का काम ये है, मूवमेंट का काम ये है, वो टेल करेगा। तो 3 चीज हम याद कर लेंगे, ठीक। अब आगे चले, चलो जी। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझे जी? मेल रिप्रोडक्टिव सबको समझ में आ गया? सर नो, ईमेल वाला समझ में आ गया? सबको क्लियर? अब हमें डॉक्टर क्यूट्रेस को बुलाना पड़ेगा। एक बार साहब जी थम्स अप करना, कितने बच्चे क्लास में? थम्स अप करो, देख रहे हो स्ट्रेंथ? चलो आगे चलें। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको समझ रहे हो? अब एक एक करके इसको समझना। देखो, सबसे पहले वर्ड आएगा ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्वेक्स, वेजिना और क्लिटोरिस, ठीक है। आज बहुत बच्चे हैं, पता नहीं क्यों, वाह, सबको पता भाई, सबको पता है, ठीक है। हाँ ये आ गया, देखो ये न्यूक्लियस है, इधर देख लो भाई, एक डायग्राम आया है स्पर्म का, देख लो। पर यूजिंग दिस विल नॉट एंटरटेन, है ना। तो सबसे पहले एक्रोसोम में एंट्री करवाने के लिए न्यूक्लियस है, हमें पता लग गया। सेंट्रियोल, ये सेल की डिवीजन के लिए काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का काम करेगा। कॉलर ये अपने जानने की जरूरत नहीं है, ये मिड पीस है, ये हेड है, फ्लैजिला स्पर्म को स्विम कराने के लिए, ठीक है। तो एक चीज जो बच्चे कहते हैं जिंदगी में हार गए हैं भैया, कुछ नहीं उखड़ रहा है, क्या करें सर, जिंदगी बहुत नीरस लग रही है, ठीक है। तो पहली बार जब तुम बर्थ लिया ना तो तुम जीते हो, पहली बात तो ये जीते हो, ठीक है। तो पहली बात तो तुम ही जीते हो, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म में सिर्फ तुम्हारा स्पर्म सबको हरा के आगे आया है, ठीक है। देखो तुम्हें पता है कि भाई मिलियंस ऑफ स्पर्म दौड़ते हैं, है ना। जब सेमन इजैकुएट होता है, ठीक है, सब इजैकुएट होता है, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म दौड़ रहे हैं, हम जाएंगे, हम बनेंगे रियल, ऐसे करके दौड़ रहे हैं। उनमें से जितने बच्चे तुम क्लास कर रहे हो, तुम कहते हो जिंदगी में कभी जीते नहीं ना, तो सबसे पहले तुम्हारा स्पर्म जीते, तभी वो एग से जाके मिला, ठीक है। अगर तुम वहां हार जाते ना, तुम आते नहीं, ठीक है। तो पहला जिंदगी तुम जीत ही करने के बाद इस दुनिया में आए हो, तो जीत खिलाड़ी आदमी तो तुम हो। मिलियंस को हराना, यहाँ तो लाखों ही बच्चे हैं, तुमने मिलियंस को हराया भाई, तुमने मिलियंस को पहले ही हरा दिया, अब तो लाखों से बच्चे हैं यार। हाँ बस अब सीजीएल में तो जीतना है, मतलब पैदा होने में, ये सही बात है, पैदा होने में भी कॉम्पिटिशन, और वो कॉम्पिटिशन तुम जीत चुके हो। तो एक कॉम्पिटिशन जब तुम जीत सकते हो मिलियंस को हरा के, तो यहाँ तो हजारों लाखों में, तो उनको हराना भी तो कौन सी बड़ी बात है। और वहां तो जीवन और मरण की बात थी, अगर वहां तुम हार जाते तुम आते ही नहीं, तो मतलब तुम खतरनाक तो हो, ठीक है। सर वो लाखों भी तो विनर है, अरे यार, तो मतलब तुम वो वाले डॉन बनो ना, कि अरे तुमने 9-10 को मारा होगा, तो मैंने जितनों को मारा है वो सारे ही डॉन थे, तो तुम वो वाले खिलाड़ी बनो ना, कि जीते हुए को हराने का अलग मजा है। हाँ ठीक है, चलो आगे चले। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको समझते हैं। सबसे पहले ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्वेक्स, वेजाइना, क्लिटोरिस, इसको समझते हैं। हाँ जीतोगे, जीतने वालों को मेरा सलाम। ऐसी लाइन से शुरुआत होती है ना, वो वाली वीडियो बहुत ज्यादा चलती है, क्या आप लोग जानते हैं, है ना, ऐसे वाली। तो एकदम सब लोग ऐसे देखते हैं, अरे नहीं ये तो नहीं हम जानते। क्या आप लोग जानते हैं आसमान और पृथ्वी 2 साल बाद मिलने वाली? हाँ हाँ ये वाली वीडियो देखूंगा, तो वो वाली वीडियो देख लेते हैं। चलो जी, सबसे देखिएगा ओवरीज क्या होती है, डायग्राम के साथ देखते चलते हैं। ये ओवरीज 1, ये ओवरी 2, कुल मिलाकर 2 ओवरी, ठीक है। ओवरीज जो है वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जो प्रोड्यूस करती है और रिलीज करती है एग्स को। सर जो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? टेस्टिस था। फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ओवरीज है, ठीक है। भूपेंद्र जोगी, ठीक है, आ गया। व्हाट इज फैलोपियन ट्यूब? इधर आओ, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर आइएगा। फैलोपियन ट्यूब जो है 2 पतली सी, अच्छा यार वैसी नहीं लग रही जैसे हमने टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस किया था, एपिडाइडिस में स्टोर किया था और वास डिफर्मिस को लेके जा रहा था। तो ओवरीज क्या होती है? अंडे प्रोड्यूस कर रही है, हमने कहा डन। फैलोपियन ट्यूब उसको लेके जा रही है, ये इसका वास डिफर्मिस है। हाँ यार ऐसी तो लग रहा है। फैलोपियन ट्यूब है, 2 पतली ट्यूब होती है जो ट्रांसपोर्ट करती है एग का ओवरीज टू यूट्रस। यार वहां पे तो ये चल रहा था, वास डिफर्मिस यूरेथ्रा तक लेके जा रहा था, हाँ चलो ठीक है, अब रुक जाओ। यूट्रस क्या है? यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जहां पे फर्टिलाइज्ड एग इंप्लांट होता है, डेवलप होता है फीटस और प्रेगनेंसी के लिए। सर दोबारा सुनो, हमने क्या बोला? ये यूट्रस है, लेकिन यूट्रस में मैंने क्या बोला? एक वर्ड बोला कि फर्टिलाइज्ड एग आता है। अच्छा मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज्ड नहीं होता, ध्यान से सुनना। फैलोपियन ट्यूब क्या होगा? 2 पतली ट्यूब हैं जो अंडे को लेकर जाती हैं यूट्रस तक, लेकिन यूट्रस एक मस्कुलर पार्ट है जहां पर फर्टिलाइज्ड एग आता है। यानी इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब में।
फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? फैलोपियन ट्यूब में। तो एग्जाम में सवाल यही आता है कि अंडा और स्पर्म दोनों मिलते कहाँ पे? हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। इतनी बात याद रखोगे। फिर आगे जाके जो बन रहा है ना, जो जाइकोट बन रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, वो यूट्रस में होगा, बच्चेदानी में होगा। आ गया। फिर आता है हमारे पास सर्वेक्स। सर्वेक्स क्या है? एक लोअर पार्ट होता है यूट्रस का जो कनेक्ट होता है वेजाइना से। ये होगा सर्वेक्स, ये वेजाइना से कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। वेजाइना क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट करती है सर्वेक्स को पूरे बॉडी आउटसाइड में और सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करती है। ये वेजाइना क्या होगी? सेक्सुअल इंटरकोर्स में यहाँ से मदद करेगी। स्पर्म जाएगा सर्वेक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में अंडा आ रहा है, फर्टिलाइज करेगा, फिर अंडा यहाँ पे आके फीटस और जाइकोट बनाएगा, तब जाके बच्चा जो है बच्चेदानी में ठहरेगा, कोई बात नहीं। क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस एक स्मॉल सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो अबव वेजाइनल ओपनिंग होता है, मेजर रोल इन सेक्सुअल अराउजल। चलो भाई, अब सारे बात को दोबारा समझते हैं। अब दोबारा समझते हैं पूरे जो हमने अभी तक बोला। देखो जी, हमने ये बोला, इधर इसको देखते चलेगा। सबसे पहले हमने बोला ये वेजाइना है। वेजाइना क्या करती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में मदद करती है। मतलब बेसिकली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है मेल फीमेल के अंदर, वो वेजाइना के थ्रू हो रहा है। वेजाइना के टॉपमोस्ट लेयर पे एक चीज होती है जो बहुत सेंसिटिव प्रोड्यूस करती है और सेक्सुअल अराउजल में, जैसे मेल का सेक्सुअल जो हमारा स्पर्म इजैक्यूएशन है वो उसका सेक्सुअल अराउजल है, ऐसे ही फीमेल का जो सेक्सुअल अराउजल है वो एक यहाँ पे सेंसिटिव एरिया क्लिटोरिस। मैं तेज हो गया क्या? ठीक है, अच्छा आराम से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैंने कहा मेल है, स्पर्म रिलीज करता है, तो उसका सेक्सुअल अराउजल हो गया, ठीक है, सेक्सुअलाइजर हो गया। चलो हटाओ तुम। वेजाइना क्या होती है? ये क्या होती है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए होती है। अब यहां से स्पर्म एंट्री करता है, तो इस वेजाइना के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको क्लिटोरिस बोलते हैं। ये क्लिटोरिस क्या करता है? फीमेल का सेक्सुअल अराउजल करवाता है। जैसे मेल ने स्पर्म रिलीज करके अराउजल किया, फीमेल का अराउजल इस क्लिटोरिस की सेंसेशन से होता है। हमने कहा यहां से स्पर्म एंटर किया वेजाइना से, पहला क्या आएगा? सर्वेक्स पार्ट आएगा। यहां से स्पर्म एंटर कर रहा है, यूट्रस पे पहुंचा, एंटर कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब में क्यों जा रहा है? क्योंकि ओवरी से अंडे आए थे, ओवरी से अंडे फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर जब आए तो यहाँ से स्पर्म इससे टकराया और टकराने को फर्टिलाइज हो गया। अब अंडा फर्टिलाइज हो गया। अब तुम देख रहे हो स्पर्म की मूवमेंट, भाई यहाँ से यहाँ तक जाना पूरा एकदम। तो जब फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पे आएगा वापस। अब यहाँ पे आके वो यूट्रस से चिपक जाएगा। यूट्रस का बच्चेदानी चिपक जाएगा। यहाँ पे उसको प्रोटीन एनर्जी सब कुछ काम से प्लेसेंटा से मिलता है। तो यहाँ पे आके ठहरेगा और यहाँ पे बच्चेदानी जो कहते हैं बच्चा ठहर गया या बच्चा यूट्रस के अंदर है, बच्चेदानी के अंदर, वो ये वाला पॉइंट है। क्लियर भाई? सबको क्लियर? अब तो बिल्कुल आसान हो गया मामला। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वेरियस फेज इंक्लूडिंग। अब वेरियस फेज है, हाँ, यूट्रस में डेवलप होता है, जो हम बोलते हैं ना एग, वो यहाँ पे डेवलप होगा। सबसे पहला पॉइंट भाई, किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो अब आता है प्यूबर्टी। रिपीट करूं? मोहित तुम स्वाद ले जाओगे, दोबारा सुनना इसको जरा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब आता है प्यूबर्टी। सर लैग हो रहा था, रिपीट कर दीजिए, तुम्हें पता है भाई सारा। ठीक है, ये यार बच्चे बहुत लुच्चे हो गए इधर, समझो। देखो हमने क्या बोला, अब ध्यान सुनते रहना। स्पर्म एंटर करेगा वेजाइना के थ्रू, ठीक है, उसके बाद सर्वेक्स थ्रू एंटर करेगा, यूट्रस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में एग्स आ रहे हैं, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, यहीं से फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ बच्चेदानी के अंदर बच्चा ठहर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जहां पर इंडिविजुअल जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है और कैपेबल है रिप्रोडक्शन के लिए। हमने क्या बोला? प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहां पर सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होगा, ठीक है। फीमेल के अंदर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो महिला के अंदर प्यूबर्टी का पता चलता है जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है, प्यूबिक हेयर और अंडरआर्म्स एयर डेवलप हो जाता है, तो उसी को प्यूबर्टी हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल वाला पार्ट कौन सा है? मेल वाले पार्ट के अंदर ग्रोथ ऑफ टेस्टिस, पेनिस, प्यूबिक हेयर, अंडरआर्म्स एंड द डीपनिंग ऑफ द वॉइस। देखो फीमेल को हम क्या कहते हैं भाई? फीमेल कब प्यूबर्टी एज पे आ गई या मैच्योर हो गई, तो दो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? अगर महिला का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो शुरू हो जाए, यानी रिलीज ऑफ ब्लड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, प्यूबिक हेयर आने लगेंगे, अंडरआर्म से आने लगेंगे, हमने कहा डन। ऐसी मेल के अंदर जो है टेस्टिस डेवलप हो जाएगा, पेनिस डेवलप हो जाएगा, प्यूबिक हेयर आने लगेंगे, प्यूबिक हेयर और अंडरआर्म, ये सारी जब चीजें आने लगती है ना, आवाज भारी होने लगती है, तो ये सारा एक प्यूबर्टी एज है, जहां पर प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस करने लायक हो चुका है, लेकिन सर्टेन एज तक हम लोग इसको मानते हैं कि अभी फुली डेवलप नहीं है। उसके बाद आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जहां पर गैमीट्स, स्पर्म और एग्स ये प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस अक्कर होता है ओवरी के अंदर, जो डेवलपमेंट कराता है ओवियन फॉलिकल की, जो एग कंटेन कर रखता है। मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। बेसिकली बात करें, अंडे का प्रोडक्शन ओवरी में और स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में, इसी को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। चलो आता है पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, ठीक है भाई, सबको क्लियर? अब बहुत सारे पेपर में सवाल ये आता है भाई प्यूबर्टी एज क्या है, तो हम लोग अगर बात करें, देखो हम ये कह रहे हैं कि प्यूबर्टी की एज क्या होती है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, खाने पीने का, जेनेटिक्स का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन 11 से 18 साल एक प्यूबर्टी एज आती है, 11 से 18 साल तक
प्यूबर्टी एज आती है, डिपेंडिंग। क्योंकि अगर आज की डेट में देखोगे, ये मैंने डाटा ना WHO की वेबसाइट पे पढ़ा था। एक सेकंड, मैं हीटर बंद कर, एक मिनट दीजिए। चलो, तो हम लोग बात करें कि ये डाटा बेसिकली क्या कहता है कि आज की देखो यार, अब हम जो हैं इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे पहले की जो जनरेशन होगी वो और कम मैच्योर होगी, आपकी जनरेशन मुझसे ज्यादा डेवलप होगी। और जो अब बच्चे आ रहे हैं भाई, उन्हें ना 8th 7th में ऐसी बात करते हैं जो हमें 12वीं में कॉलेज में जाके पता चलती है। तो मतलब डेवलपमेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी वो बहुत खतरनाक होती जा रही है। ठीक है, तो वो वाला सिनेरियो के साथ भी थोड़ा प्यूबर्टी एज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जनरली हम कहते हैं कि मेल के अंदर जो मैक्सिमम प्यूबर्टी रहती है ना, ठीक है, क्योंकि वो गाने चलते हैं अभी तो मैं जवान हूं, तो मैं जवान हूं, तो इनकी जवान होने की वजह क्या है? क्योंकि 65 साल तक लगभग मैच्योर तक काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करने लायक रहते हैं। वही फीमेल की अगर बात करें तो इनका जो मैक्सिमम प्यूबर्टी एज रहती है, मतलब मैन जो मेंस्ट्रुएशन होती है इनकी साइकिल वो चलती रहती है, तो वो लगभग 50 साल तक रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आज के टाइम में हम जब यूट्यूब पे देखते हैं तो कहते हैं भैया 70 साल की महिला ने बच्चों को जन्म दिया, 80 साल की महिला ने बच्चों को जन्म दिया। हम लोग जनरली जो बुक्स की बात है ना वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है संसार में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, नाउ सर 45 हो गया है भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अगर इसको अलग अलग वेबसाइट्स पे पढ़ूंगा या कहीं कहीं देखूंगा तो 50 को भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अब इसका ना तुम वैसे देखना, ये जो वर्ड लिखा है ना सामने मेनोपॉज, ये क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर पोज लग जाता है, यानी एग्स का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो मेनोपॉज आता है लगभग 50 से ज्यादा ही आता है, 50 से कम नहीं आता। क्योंकि यार जनरेशन ऐसी हो गई है, तुम एक चीज मान के चलो कि मेरे कितने सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो 35 साल के हो चुके, 30 साल की हो, शादी की नहीं है। ठीक है, तो 50 साल में अगर मेनोपॉज आ गया तो उनकी लाइफ तो आज तो वैसे ही चली गई। ठीक है, तो एट अ सर्टेन एज 50 से ज्यादा ही जाती है, लगभग लगभग ऐसे आता है। अरबाज खान देखो भाई, कितने साल का हो, 50 साल का हो गया क्या? अभी शादी कर रहे हैं, 52 का है, बताओ। ठीक है, तो ऐसा वाला सिनेरियो, तो लमसम लमसम सा है। अब एक और वर्ड तुम्हें बताता हूं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता होगा? इंसेमिनेशन का मतलब क्या होगा? इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल। इंसेमिनेशन में स्पर्म डालना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल। ठीक है, उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म, फ्यूजन ऑफ स्पर्म टू ओवम। ठीक है, कहां पे होता है फ्यूजन? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद आता है जाइकोट। व्हाट इज जाइकोट? जाइकोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया एग। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? फिर डेवलपमेंट हो गया, एम्ब्रो, एम्ब्रो में सब पहुंच गया, अब आ गया ये फर्टिलाइजेशन में। देख लिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस स्पर्म जो है पेनिट्रेट कर जाता है अंडे तक और फ्यूज करता है, रिजल्ट करता है जाइकोट बनाने के अंदर। तो फर्टिलाइज टिपिकली अकर इन द फैलोपियन ट्यूब, ये मैं बता चुका हूं इसलिए मैंने थोड़ा लाइन तेज कर दी। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? जब हमारा स्पर्म अंडे तक पहुंचा, फर्टिलाइज कर दिया और क्या बना? जाइकोट बन गया। तो फर्टिलाइजेशन जनरली कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। उसके बाद एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट क्या है? एम्ब्रोनिक है, एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर जाइकोट जो है वो एम्ब्रो में बदल जाता है। पहले जाइकोट क्या है? जाइकोट क्या है? जाइकोट क्या क्लास कब तक है भाई? क्या खत्म छुट्टी पता नहीं यार, जब टॉपिक खत्म हो जाए क्लास ओवर कर दूंगा। ठीक है, जब टॉपिक खत्म हो जाए क्लास ओवर कर दूंगा, अभी 2-3 स्लाइड बची होंगी, खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने जाइकोट के बारे में बात की। तो जाइकोट क्या हो गया? देखो, यहां से अंडा आया, स्पर्म आया, टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ? जाइकोट बना। अब जाइकोट धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, तो जो डेवलपमेंट होती है ना वो एम्ब्रो में होगी, और एम्ब्रो डेवलप किस में चली गई? फीटस में चली गई। तो जाइकोट, एम्ब्रो और फीटस, ये तीनों याद रख लोगे। सबसे पहले क्या बनता है? जाइकोट बनता है, जाइकोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रो बनेगा, और एम्ब्रो के बाद क्या बनता है? फीटस बनता है, और फीटस डेवलप होगा फिर बेबी के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। आ गया ये पूरा जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट है, फर्टिलाइज एग जो है ये सेल डिवीजन के थ्रू चलता है। अब हम ये कहते हैं भाई एक्स वाई क्रोमोसोम वाला वो हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद समझेगा इम्प्लांटेशन क्या है। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जहां पे एम्ब्रो, एम्ब्रो के जाइकोट का फर्दर पार्ट अटैच करता है अपने आप को यूट्रस की लाइनिंग से। सर यूट्रस की लाइनिंग कौन सी है? देखो, जब अंदर बच्चा होता है तो ऐसा बोलता है ना कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो अच्छा अच्छा खाए, फ्रूट खाए, जूस पिए, ये सब करे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चा पेट में, तो बच्चा पेट में उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो एक लाइनिंग होती है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, एक लाइनिंग होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, खट्टे का तो मन करता है, लेकिन जनरली हम ये थोड़ी कहते हैं साथ में खा इमली खा, इमली खा, मुझे भूख लगे इमली खा। ठीक है, ऐसा भी करेंगे, न्यूट्रिशन तो देंगे ना कुछ, कोई अच्छा खाना देंगे। ठीक है, वो मन का होता है यार, मन का मचलता है।
ठीक है, वो मन का मत चलना है। लेकिन हम लोग जनरली, जैसे अब तुमने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम लड्डू वड्डू डाल देती है मम्मियाँ, ठीक है, या गूंद गूंद बोलते, पता नहीं तुम क्या बोलते हो उसको, गूंद के लड्डू हैं, ऐसा कुछ सब कुछ चलता रहता है। तो न्यूट्रिशन है ना, तो ये वाला अतुल भाई क्या गूंद के लड्डू होते भाई, ठीक है, आ जाओ। तो इम्प्लांटेशन में देख लिया। जेस्टेशन क्या हो गया? जेस्टेशन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द फीटस डेवलप इनसाइड द यूट्रस, ठीक है, इनसाइड द यूट्रस ये डेवलपमेंट चल रही है। ये 40 वीक, 9 महीनों का टाइम हम लोग जानते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चले, चलो। अब हमें बेसिक बेसिक सा मामला समझ में आ गया कि चल क्या रहा है। अभी कराइएगा लास्ट में। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेशन। क्या हो गया? इधर देखो, ये चाइल्ड बर्थ का काम है, मतलब जाइकोट गया, एम्ब्रो बना, फीटस बना, अब चाइल्ड डेवलपमेंट का काम हो गया। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो है फीटस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस एंड डिलीवर्ड थ्रू द वेजाइना। अब जब वेजाइना से इतना बड़ा बेबी बाहर आता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है। मैंने पहले तुमको बताया था कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन का। या पढ़ा था हम लोगों ने? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है ना, ये पढ़ा था ना। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये जो हमारी मसल थी तो है, मसल को रिलैक्स कर देता है ताकि बच्चा इजीली तरीके से बाहर मूव कर सके। लैक्टेशन क्या होता है? दूध पिलाना, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस द न्यूट्रिशन न्यूबॉर्न, ये लैक्टेशन, ये लैक्टेशन होता है, ठीक है। बेसिक बेसिक बात समझ में, ये सारा प्रोसेस है। अभी आइएगा सर, हमने क्या पढ़ा था? हमने ओवरी पढ़ा था। दो तरह की ओवरी होती है। ये फेलोपियन ट्यूब है जहां पे हमारा अंडा बनने के बाद जाता है। ये वेजाइनस एंट्री होती है। ये सर्वेक्स है, ये यूट्रस है, यहाँ तक पहुंचा, फर्टिलाइज हुआ, यहाँ पे आके हमारा फीटस या जो हम बोलते हैं जाइकोट, ये वो सारा हो गया। ये यूट्रस वाला पार्ट है, ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ये वेजाइना वाला पार्ट है, ठीक है। हमें ध्यान रखना, दो ओवरी होती है। अब हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 28 से 29 दिन की साइकिल होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वुमेन्स, ये थोड़ा चेंज हो सकती है, लेकिन जनरली ये साइकिल इतना ही रहती है। जब पहली बार किसी लड़की को मेंस्ट्रुअल शुरू होता है या मेंसेस शुरू होता है, उसको टाइम बोलते हैं, फर्स्ट टाइम को मेनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनार्क, जब पहली बार हुआ होगा। और जब लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम होता है, तो उसको बोलते हैं हम मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। पहली बार हुआ होगा तो मेनार्क है, आखिरी बार जब हो रहा होगा तो मेनोपॉज होगा, ठीक है। हमने क्या बोला? जनरली जो एज होती है सर, ओवरी में क्या एग लिमिटेड होते हैं क्या? यार कोई लिमिट तो होती है। देखो ऐसा तो नहीं कि रैंडम प्रोड्यूस करे, लिमिट तो रहती है हर चीज की, है ना, कोई लिमिट तो है। तो लास्ट एज जो रहती है लगभग 50 साल तक रहती है। प्यूबर्टी हम लोग देख चुके हैं, 11 से 18 साल तक ये प्यूबर्टी एज होती है। तो इन सर्टेन टाइम के अंदर ये सारी चीज रहती है। एक बार ये भी देख लें, वैसे बहुत डिटेल में हमसे इतना तो पूछा नहीं जाएगा, आपको लमसम ये पता होना चाहिए। देखो, ये अब मान लो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एग यहाँ से निकला, फेलोपियन ट्यूब में गया और वो यूट्रस में पहुंचा। यूट्रस के ना इस लाइन पे आके चिपक जाएगा अंडे जो है। अब ऐसा तो नहीं कि फर्टिलाइज हो जा रहे हैं, ऐसा भी तो रहता है, नॉर्मल डेज चल रहे हैं, ठीक है। 28 दिन तक रहती है साइकिल। अब पूरी साइकिल में 28 दिन में, 28 दिन के बाद रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अंडे हैं, तो इन अंडों को ना वेस्ट हो गए, कोई यूज नहीं, क्योंकि नए अंडे बन रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? रिलीज करवा देंगे। यहाँ से क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम आएगी, क्योंकि पतली सी लाइनिंग होती है, यहाँ से वो पतली से ब्रेक करती है, और जितने अंडे पड़े होते हैं ना, वो खून के साथ अंडे जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पतली सी लाइनिंग रहती है, और ये जब अंडे भरते रहते भरते रहते भरते ये लाइन फूट जाती है, तो इसी को हम पीरियड्स बोल देते हैं। हाँ यार, वही पीरियड्स जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड भाई, दोनों साइड, ठीक है। अच्छा, अब हम कहेंगे सर इनके एग ज्यादा हो गए तो इनका 28 दिन बाद जो है एक साइकिल चलती है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, और सारे अंडे निकल जाते हैं, फ्रेश अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। मेल में भी ऐसा कुछ होता है क्या? स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, और अगर स्पर्म रिलीज नहीं हो रहे तो देयर आर सर्टेन वे जिसमें मेल के जो स्पर्म अगर ज्यादा हो जाते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, नाइट फॉल हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। लेकिन लड़के बहुत बेशरम हैं वो सब जानते हैं, लेकिन सुनने को तैयार रहते हैं, ऐसा वाला। महिलाओं को क्या होता है? एग रिलीज करने का तरीका पीरियड्स है। लड़कों का अगर इजेक्युलेशन नहीं हो रहा है और उसमें क्या होता है? ऑटोमेटिकली रिलीज होता है। देखो, हर चीज जो बॉडी में बन रही है उसको रिलीज तो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टॉपिक है भाई, एग्जाम रिलेटेड रहेगा, कोई ऐसी पर्सनल चीज से खुंदस थोड़ी है, तो चिंता मत करो, मुझे पता है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ तक बोलना है। आज का थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हमारे पास व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इधर आइएगा, सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिकुलर फेस, ओवुलेशन और ल्यूटिकल फेस। बहुत सारे ना जनरली, जैसे जो मेरे फ्रेंड होते हैं, टीचर्स होते हैं, जिनसे हम लोग बात करते हैं, वो इन टॉपिक पे ना ज्यादा बात नहीं करते थे, और वो क्लास में आती ही बोलते थे कि कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, एग्जाम में यही आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज में ना एकदम चिल रहता हूँ। मैंने कहा दुनिया को पता ही है और बताना जरूरी भी है ना, तो ये चीजें सही है। सर आशु का रिप्लाई, आशु आशु क्या कह रहा है? आशु आशु कहाँ है? सर तो ब्रह्मचारी है। अरे मेरे बालक है भाई, कहाँ ब्रह्मचारी? वैसे मैंने ये भी एक लाइन पढ़ी थी कि आदमी ब्रह्मचारी रहता है, ठीक है, एक तरीके का ब्रह्मचारी है जब वो एक महिला के साथ रहे, वो भी एक तरह का ब्रह्मचारी रहता है ना, ऐसा भी कुछ मैंने कहीं पढ़ा था, बट मैं इस चीज में ज्यादा पढ़ा नहीं मैंने, तो वो चीज आई थिंक
एग्जैक्ट क्या लाइन थी, लेकिन ऐसा कुछ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल फेज आता है, फोलिकुलर फेज आता है, ओवुलेशन फेज, लुटिकल फेज। इसको ना पढ़ने की नीड नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ उतना याद रखना है। बेसिकली एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जब आज के टाइम में मॉडर्न डेज है पूरा, तो मॉडर्न डेज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ना फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में डबल बेबी क्या होता है, जब जो क्रोमोसोम है डबल हो जाए या एक साथ दो स्पर्म एंटर कर जाए एग में। ठीक है, आ गया। देखो भाई, लॉयल नहीं, डर, जो समझना हो वैसे समझो, लेकिन पॉइंट यही है कि एक ही साथ हो ऐसा। ठीक है, इधर आओ। देखो विटामिन ई की कमी, अब मैं पॉइंट समझाया, तुमने बीच में अलग अलग कमेंट करके ठोक दिया पॉइंट, मैं क्या बता रहा था तुम्हें। हाँ, कि आज के टाइम में तुम बहुत सारी चीजें देख रहे हो, बहुत सारी चीजें देख रहे हो कि लोग आईवीएफ करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके जनरली मेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है, मेल्स के जो स्पर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, तो इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, इतनी दूर तक पहुंच ही नहीं पाते, कहां तक, फेलोपियन ट्यूब तक। और अगर वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं रीच करेगा स्पर्म, तो क्या करेगा, क्या एग प्रोड्यूस होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। क्या रहता है, जब इजैक्यूएशन होता है तो एट अ सर्टेन पेस पे होता है, एट अ सर्टेन पेस पे होता है। हेल्दी स्पर्म के बारे में बात कर रहा हूं, हेल्दी इजैक्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो पेस डेवलप नहीं होगा, यार सिस्ट नहीं है, सिस्ट समथिंग एल्स है। ठीक है, ठीक है, सिस्ट क्या होता है, गांठ हो जाती है, उसके कारण इनफर्टिलिटी हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या, स्पर्म काउंट कम हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई, उसकी विस्कोसिटी कम हो गई, तो क्या हो रहा है, खाना पाना, लोग कुछ भी खा रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, तो उन सब चीजों के कारण स्पर्म काउंट कम हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, गाढ़ापन कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं रहा है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं रहा है। और जब फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा ही नहीं तो बेबी होगा ही नहीं, क्योंकि वो अंडा वहीं पे तो फर्टिलाइज होगा, अब नहीं हो रहा फर्टिलाइज। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, स्पर्म को बाहर निकालता है और विद अ सर्टेन स्पीड महिला के अंदर इजैक्यूएट कराया जाता है, एट अ सर्टेन स्पीड। ये आर्टिफिशियल तरीका है। ठीक है, क्योंकि खुद से मेल जो है खाना पीना अच्छा नहीं है, तो ना तो इतनी स्पीड मेंटेन कर पा रहा है और ना पहुंचा पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, जिसको आईवीएफ के रूप में हम लोग सुनते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू इजैक्यूएट करवाया जाता है और फिर बच्चा ठहरता है। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, दूसरे भी आजकल कर रहे हैं, वो अलग होता है कि मेल फीमेल दोनों को पार्ट ले लिया और दोनों को करके फर्टिलाइज और किसी थर्ड बॉडी के अंदर इजैक्यूएट करवा दिया। ठीक है, वो अलग हो गया। एक तो ये हो गया। इसी को वैसे इंसेमिनेशन ना, हम लोग जनरल मेल अगर स्पर्म को फीमेल के अंदर डालता है तो इंसेमिनेशन ये होता है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सरोगेट अलग हो गया ना, सरोगेट वही हो गया, मेल का स्पर्म लिए, फीमेल वाले एग्स लिए, करा, चलो आगे चलो। ठीक है, आगे आ जाओ। अब भाई सर बस कीजिए, आज छुट्टी कब करेंगे भाई, देखो जिसको थोड़ा जल्दी हो जा सकता है, मैं जो बात बताने को तो बताऊंगा ही ना, अब जो बता रहा हूँ तो बताऊंगा ही ना। एक होता है कि एक परफेक्ट टाइम होता है, एक परफेक्ट टाइम होता है जिसमें डॉक्टर रिकमेंड ये करता है कि ये सर्टेन टाइम के आपको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये बात बोली जाती है, ये लिखा ना ओवुलेशन डेज। ठीक है, ओवुलेशन डेज, व्हाट इज ओवुलेशन डेज, ओवुलेशन डेज का मतलब क्या होता है, जब एग्स फुली मैच्योर होते हैं, 28 दिन की साइकिल है, तो 1 से लेकर 28 दिन के ये बीच वाला जो टाइम होता है, 12 से 14 दिन का टाइम, ये वो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जिसके अराउंड अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि जहां पर एग मैच्योर है और अगर स्पर्म वहां तक पहुंच जाएगा तो बेबी जो है वो हो जाएगा, मतलब जाइकोट बन जाएगा। ये बेसिक सा ओवुलेशन जिसको बोलते हैं। तो डॉक्टर बोलता है ओवुलेशन डेज पर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, देयर आर हाई चांसेस कि जाइकोट होगा या फर्टिलाइज कर जाएंगे, तो वो इन बिटवीन करा हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है। चलो भाई, ठीक है, तो आज के लिए फिर सेशन इतना ही रखते हैं हम लोग। अब जो कमेंट सेक्शन है वो खतरनाक बनता जा रहा है। ठीक है, हमेशा ना एक चीज ध्यान रखा करो, मैं जब भी किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूं या कुछ भी कहता हूं, तो मैं सिर्फ उन टॉपिक पे, उन चीजों पे बात करता हूं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं कभी भी, ये तो टॉपिक चलो तुम मान लो वैसा, मैं इसके अलावा किसी भी टॉपिक, कभी भी वो टॉपिक नहीं छेड़ता जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये वैसा सेशन तो नहीं है, ये हम लोग जो है सिर्फ एग्जाम के लिए देखते हैं। तो जितनी चीज, ये ओवुलेशन है, ओवुलेशन एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है, सेशन में उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। हाँ हाँ, जनरल नॉलेज के पूछने लगे, वो समझ गया, मैं समझ गया। और लास्ट तक भीड़ ये है। ठीक है, सबको मजा आया। ठीक है, चलो अब कल वही बीमारियां पढ़ेंगे ना, फिर आएगा मजा, फिर तुम्हें मजा आएगा। बीमारियों में आओगे ना जब तुम, कल डिजीज वाला टॉपिक आएगा, फिर आइए आप, थर छोड़ दो, थर आज के लिए इतना ही, थर छोड़ दो। ठीक है, चलो जी, तो मिलते हैं फिर कल आप लोग, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके जी। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।